बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने EDU 406 के लेसन नंबर जो है 32 का आगाज़ करना है। इसमें 189 से लेके ना हमारे जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं, इसमें 189 से लेके 196 तक हमारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं, यानी कि 32 लेसन में। तो आज हमने ना 93 तक करने, यानी 5 टॉपिक्स करने हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ना आप लोगों को 200 टॉपिक्स कंप्लीट करवा दूंगी। तो ओवरऑल लेसन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ बस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अगर लेक्चर को सुनेंगे ना तो आपको आसानी के साथ हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिए। अगर चैनल पे तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे कंटिन्यूस जो चीज़ जारी थी वो हमारी सुपरविजन के बारे में थी, कि जो सुपरवाइज़र होता है, निगरान होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि फोकस पर्सन होता है, जैसे कोई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, उसको हम फोकस पर्सन भी कह सकते हैं। अगर वो अपने बारे में चाहता है कि मेरी तरक्की के बारे में मुझे कोई गाइड करो कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता, तो सुपरवाइजर जो होगा वो आदमी होगा जो उसको गाइड करेगा, ठीक है। और मेडिटेटर जो होगा वो इन दोनों की जो बातचीत है उस पर उसकी तवज्जो देगा। तो हमने सुपरवाइजन के बारे में देखना कि जो सुपरविजन है, जो सुपरविजन करता है, जो सुपरवाइजर है, वो जो क्वेश्चन पूछेगा फोकस पर्सन से, यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर से, वो कितने किस्म के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओवरऑल 7C यूज़ किए गए हैं कि 7 तरह के ऐसे सवाल पूछे जो C से स्टार्ट होते हैं, उनको हम 7C क्वेश्चन कहते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, शॉर्ट भी आ सकता है, कि सुपरविजन के लिए 7C रखे गए हैं, ठीक है, मुख्तसर किए गए हैं। तो 7C आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में लिखने हैं। तो आपने जस्ट ये हेडिंग याद रख कर लेनी है, अपने माइंड में बैठा लेनी है, और ओवरऑल आप नेक्स्ट अपने पास से भी लिख सकते हैं। तो कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच टू सुपरविजन, इसको हम क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं सुपरविजन के लिए। यानी कि जो सुपरवाइजर है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर से किस किस्म के सवाल पूछ सकता है। तो वो क्वेश्चन जो पूछेगा वो 7 तरह के हो सकते हैं। पहला कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन के बातचीत, ठीक है। यानी सुपरविजन वाइजर जो वो क्या करे कि जो गुफ्तगू करे ना रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर से, वो सारी की सारी ना जो तलीम तलीम है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी जो इशू है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अपनी जो निजी लाइफ है उसके बारे में नहीं करनी। और इसके अलावा बिल्कुल री थिंकिंग करके, बड़ी डीपली थिंकिंग करके गुफ्तगू करनी, यानी ओवरऑल कन्वर्सेशन के बारे में यही बात की कि जो गुफ्तगू है वो बड़ी मायने खेज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा जो सी है वो एक क्यूरियोसिटी है। तो क्यूरियोसिटी मीन होता है तजस्सुस, यानी कि अगले बंदे को दिलचस्पी फील करवाना। तो यानी कि जो सुपरवाइजर है वो ऐसे क्वेश्चन पूछे कि अगले बंदे को ना तजस्सुस फील हो, यानी दिलचस्प लगे। यानी अगले बंदे की जो दिलचस्पी चीज़ें हैं उनके बारे में मालूम करने की कोशिश करे। यानी कि अगला जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करे, ऐसे क्वेश्चन करे कि आपको किस चीज़ में मुश्किल पेश आई, आपके बच्चे जो हैं, आपके जो स्टूडेंट है वो कैसे आपके लेक्चर को सुनते हैं। यानी कि बड़े दिलचस्प सवाल पूछे कि अगला बंदा जो है दिलचस्पी के साथ जवाब दे, ठीक है। दिस इज टू डेवलप स्टोरी अबाउट स्टूडेंट्स कोलीग्स एंड वनसेल्फ, यानी कि उसके बारे में, उसके कोलीग्स के, उसके स्टूडेंट्स के बारे में ना क्वेश्चन पूछे ताकि दिलचस्पी क्रिएट हो सके। आगे कंटेक्स्ट, यानी कि जो आरपी है, यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो फोकस पर्सन है, उसका जो कल्चर है, उसका फेथ है, बिलीव्स हैं, यानी हर बंदे के अपने अकायद होते हैं, सोचने का एक तरीका होता है, ठीक है, अपना एक कल्चर होता है। क्वेश्चंस के जरिए ना आरपी के कल्चर को मालूम करने की कोशिश करें। कंटेक्स्ट आपने ना साथ लिख लेना है, कल्चर है, कर्टिस का मतलब है तजस्सुस है, ठीक है। आप अपने साथ में ना अपने पास नोटबुक पे लिखते रहा करें ताकि बाद में ना आसानी से बंदा याद कर ले रिवीजन करते वक्त। तो आरपी का जो हर बंदे का अपना बिलीफ होता है। तो सुपरवाइजर क्या करे, क्वेश्चन के जरिए उसके जो अकीदा है, उसका जो कल्चर है, फेथ है, उसको मालूम करने की कोशिश करे कि ये बंदा किन अकायद पर मबनी है, यानी कि इसका सोचने का नजरिया कैसा है, यानी इसका कल्चर ओवरऑल कैसा है। तो फर्दर करें, अगर रूरल टीचर है तो जाहिर सी बात है गाँव का है, उसका सोचने का तरीका और होगा। एक शहरी टीचर है तो उसके पढ़ाने का मेथड, सोचने का मेथड और होगा। तो ओवरऑल ये कह रहे हैं। फिर यहाँ पे बिकमिंग मोर इंटरेस्टेड इन इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया, यानी कि कनेक्शन लिखना था, बिकमिंग मोर इंटरेस्टेड इन इंट्रक्शन, यानी कि जो इंटरेक्शन हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, उसमें कनेक्शन फाइंड करे। कनेक्शन कैसे, यानी कि उसकी जो बातें वो बयान करता है उसको लिंक करे दूसरे लोगों के साथ, दूसरे जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने के अंदाज के साथ, जो इवेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, उनके साथ लिंक करने की कोशिश करें, मतलब कि ओवरऑल कनेक्शन क्रिएट करें।
अगर फ़र्ज़ करें उसने कोई पढ़ाने का तरीका बयान किया अपना, तो जो उसने सुपरवाइज़र का जो तरीका होता है उसके साथ रिलेट करे, तो ओवरऑल कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करे। फिर क्रिएटिविटी है, यानी कि खुद से तख्लीक करने की कोई चीज़ ऐसी, यानी मतलब क्रिएटिविटी ऐसे करे कि पढ़ाने का नया अंदाज़ तलाश करे, यानी उसके पास जो अंदाज़ है ना, उसको सुनने के बाद कोई नया अंदाज़ बताए कि आप ये भी कर सकते हैं। तो आगे कोटेशन है, लुकिंग फॉर क्यूज़ फ्रॉम टीचिंग इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद द लेवल ऑफ चैलेंजिंग। तो कोटेशन का मतलब होता है कि होशियारी और गौर से चीज़ों को देखें, ठीक है? चैलेंजिंग लेवल की तरफ देखें, हर चीज़ को ना चैलेंजिंग लेके देखे। लुकिंग फॉर क्यूज फ्रॉम टीचिंग, यानी उसकी जो टीचिंग का मेथड है उसको भी एक शक की नज़र से, यानी कि देखे होशियारी की नज़र से देखे कि इसका पढ़ाने का अंदाज कैसा है। तो ओवरऑल इस सारी चीज़ों पे फोकस करें, क्वेश्चन भी इस तरह से करें। फिर लास्ट हमारा केयर है, केयर मतलब कि उससे जो बातें करता है, जो क्वेश्चन करता है, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बदतमीजी के सवाल नहीं करने चाहिए, एथिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए, यानी कि अखलाकी फ्रेमवर्क, अखलाकी पहलू होना चाहिए। तो ओवरऑल आपने 7 के सी के नेम याद कर लेने हैं, और आगे जो मैंने उर्दू में बोला आप उसी अपनी वर्डिंग में लिख दें, तो इतना आप लोगों को काफ़ी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक 190 है, इसमें द प्रीमिसेस सबसे लिखा है, प्रीमिस मतलब के बुनियादी तसव्वुरात हैं। तो यहाँ पे बस इतना कहा गया कि नॉट ऑल टीचर्स नीड टू बी ऑब्जर्व कंटिन्यूसली एंड दिस इज द गुड आइडिया ऑफ डिफरेंटेड सुपरविजन दैट सम टीचर्स विल नीड मोर सुपरविजन। तो कहते हैं कि ये एक तसव्वुर है कि जितने भी जो टीचर होते हैं ना, जो सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है, हर टीचर को एक ही नज़र से नहीं देखा जा सकता, यानी हर टीचर का माइंड सेट और होता है, पढ़ाने का तरीका और होता है, तो उसको टीचर को ऑब्जर्व करने का तरीका एक नहीं हो सकता। तो सुपरविजन जो है डिफरेंट तरीकों से ऑब्जर्व करता है, हर टीचर का अपना एक तरीका होता है, तो उसके तरीके के अकॉर्डिंग उसे ऑब्जर्व किया जा सके। तो यहाँ पे कहता है कि 4 मॉडल्स ऑफ डिफरेंटेड सुपरविजन, यानी कि जो सुपरविजन करता है 4 तरह के मॉडल मुख्तलिफ यूज़ करके ना सुपरविजन कर सकता है। तो यानी कि एक जो टीचर है ना, फर्ज करें एक सुपरवाइजर है, वो एक टीचर को किसी एंगल से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके क्वेश्चन जो है उसको सुन रहा है, उसके फिर आंसर भी कर रहा है। लेकिन फर्ज करें एक और टीचर के पास जब वो जाता है तो उसका इशू और होगा, और टीचर का इशू कोई और तरह का होगा, यानी कि वो बच्चों की क्लास जो है उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा कि क्लास की मैनेजमेंट अच्छी हो सके, तो वो मैनेजमेंट के बारे में गाइड करेगा। लेकिन अगर किसी और टीचर के पास जाएगा, उसका सुपरवाइजर बनेगा, तो उसका मसला और होगा, उसका मसला ये होगा कि मैं अपने स्टडी का जो मेथड है उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। यानी हर टीचर का अपना एक मसला होता है, तो हर टीचर को अलग एंगल से जज किया जाता है। तो डिफरेंटेड सुपरविजन होने चाहिए, यानी कि जो सुपरवाइजर है उसका भी सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए, और जो टीचर जो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज होते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को, उनके बारे में कहा गया कि ओवरऑल 4 मॉडल्स हैं फॉर डिफरेंटेड सुपरविजन के लिए। फोकस असिस्टेंस है, टेक्निकल सुपरविजन है, पीयर काउंसलिंग है एंड सेल्फ डायरेक्टेड है। तो ये 4 आप यहाँ से समझ लेंगे ना, तो आगे यहाँ लिखा और डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। फोकस्ड असिस्टेंस का मतलब क्या, विच इज़ वेरी मच डायरेक्टेड एट मीटिंग वेरी स्पेसिफिक नीड्स। यानी फोकस असिस्टेंट मतलब है कि एक ऐसा टीचर जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर या फोकस पर्सन, जब उसको एक ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू का सामना करना पड़े, यानी एक टीचर उसको बहुत बड़ा इशू का सामना, मतलब इशू वो बड़ा ये है कि क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, क्लास के डिसिप्लिन को ख़राब कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक बड़ा इशू है ना, तो ये इशू जो है ये जो अपना सुपरवाइज़र है उसको बताए, तो उस सुपरवाइज़र के अलावा जो स्कूल की इंतज़ामिया उसको भी बताए। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग जो आंसर करेगा सुपरवाइज़र वो भी डिफरेंट तरह के होंगे। फिर टेक्निकल सुपरविजन अराउंड सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो दूसरा जो हमारा टेक्निकल सुपरविजन, इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं, मतलब कि एक टीचर के अपने कुछ तरीके होते हैं जिनको इम्प्रूव करना चाहता है, इसमें ना इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन एक टीचर को अपने आप से कोई इशू होते हैं, जैसे उसे अपने स्टडी का मेथड अच्छा नहीं होता पढ़ाने का, तो वो दूसरे सुपरवाइजर से सलाह मशवरा करके अपने पढ़ाने के मेथड को अच्छा करना चाहता है। या फिर उसे ये नहीं समझ आती कि वो क्लास को पढ़ाए किस एंगल से, यानी कि होमवर्क अच्छा दे या क्लास वर्क में सब कुछ करवाए, तो यानी कि अपना पढ़ाने का तरीका वो बेहतर करना चाहता है, तो फिर वो सुपरवाइजर से गुफ्तगू करता है। तो फिर टेक्निकल सुपरवाइजन होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन और तरह से होने चाहिए। फिर पीयर काउंसलिंग होती है, पीयर काउंसलिंग यानी कि दो बंदे बैठते हैं, एक सुपरवाइजर और एक टीचर यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, और ये आपस में बैठ के बातें करते हैं, एक दूसरे के तजुर्बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। सुपरवाइजर अपने तजुर्बात उसे बयान करता है, दूसरा उसे अपने बयान करता है, इसे पीयर काउंसलिंग कहते हैं। और सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये लास्ट है। सेल्फ डायरेक्टेड मीन के इसमें जो टीचर होता है वो सुपरवाइजर से बात नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, सेल्फ खुद से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। यानी वो क्या करता है कि यूट्यूब वगैरह से कोई ट्यूटोरियल देख लेता है, या फिर कोई स्टडी वगैरह कर लेता है लाइब्रेरी जाके ऐसी किताबों की, ताकि वो अपनी पढ़ाई के तरीके को बेहतर कर सके। तो ओवरऑल ये 4 मेथड है, यहाँ पे आगे डिटेल्स थोड़ी लिखे हुए हैं, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है वही यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे पीयर काउंसलिंग की डिफाइन है, तो ये आपसे पूछी जा सकती है कि इट इज़ वेयर टू टीचर्स वर्किंग एज अ टीम टू कोलैबोरेट अराउंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल्स इन द नॉन थ्रेटिंग सुपरवाइजरी मॉडल। यानी कि इसमें क्या होता है कि दो जो टीचर्स हैं एक टीम में वर्क करते हैं,
कोलैबोरेट होके यानी कि मिलजुल के, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और इंडिविजुअल जो होता है टीचर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, उसके डेवलपमेंट को फोकस रखा जाता है, गोल उसको रखा जाता है। और नॉन थ्रेटिंग सुपरवाइजरी मॉडल होता है। नॉन थ्रेटिंग यानी कि किसी की बेइज्जती वगैरह नहीं की जाती, किसी को थ्रेट नहीं किया, किसी को तनकीद नहीं की जाती, बल्कि इस्लाही जो कंस्ट्रक्टिव मेथड है वो फॉलो किया जाता है, यानी कि इस्लाह की जाती है। तो व्हाट इज प्रोसेस ऑफ पीयर काउंसलिंग? पीयर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे यानी कि ओवरऑल प्रोसेस कैसे, यानी फर्ज करें आप एक टीचर हैं, तो आप एक दूसरे टीचर के पास जाएंगे, उसे एज अ सुपरवाइजर इंतखाब करेंगे, मुंतखब करेंगे, और उसे कहेंगे कि भाई मुझे ये इशू है, तो मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कोई मशवरा दें, तो वो आपको मशवरा देगा। यानी ओवरऑल आपने क्या किया, आप पहले गए, आपने एक बंदे को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट अ पार्टनर, ठीक है, आपने एक पार्टनर को सिलेक्ट किया, फिर उसे अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसे ये बताया, और उसे अपने इंटरेस्ट और नीड्स आई कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि मैं ऐसा मेथड अडॉप्ट करूँ, तो आप ये सब कुछ बताएंगे ना, तो इसे बताए अपने आप को उस जगह पे रख के आप देखें, और आप जो जो फील करेंगे तो उसे अपनी वर्डिंग में लिख दें, तो ये इसका प्रोसेस हो जाएगा पीयर काउंसलिंग का, ठीक है। अपनी एक्टिविटीज़ बताएं, अपने नीड्स बताएं कि भाई मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप क्या करें, देन डेवलप क्लियर डेटा एंड कलेक्ट डाटा टू लुक, फिर आप क्या करें, डाटा कलेक्ट करें, यानी उससे पूछें कि उसके पास जब ये वो जिस तजर्बे से गुजरता था तो उसने क्या किया था, तो अगर वो इस तजर्बे से नहीं गुजरा, तो इसके अलावा आप बुक्स वगैरह रीड करके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये पीयर काउंसलिंग के यानी कि आप मिल के अपने जो साथी मशावरत है उससे मशवरा करके आप ये सब कुछ कर सकते हैं। फिर हमारा टॉपिक 191 है, इसमें है कि चैलेंजिंग फॉर इंटर, ये कहाँ चला गया, मेरे साथ ऐसा ही होता है डेली। तो यार हमारा 191 था, 91 था ना, नहीं नहीं यार, हाँ 91 ही था, 91 था। तो इसमें हमने क्या देखना है कि चैलेंजिंग फॉर इंटर प्रोफेशनल वर्किंग फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ड्राइवर्स ऑफ इंटर प्रोफेशनल लर्निंग। तो यानी कि इंटर प्रोफेशनल वर्किंग या इंटर प्रोफेशनल लर्निंग क्या है, इसको हम आईपीआई और आईपीएल भी कहते हैं। इंटर प्रोफेशनल लर्निंग को आईपीएल और आईपीआई इंटर प्रोफेशनल जो है वर्किंग, ठीक है। तो इसको हम आईपीएल से भी शो करते हैं, भी आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या है, टीचर कोलैबोरेटिंग लर्निंग, यानी कि हमने पहले पहले हम पिछले 2-3 लेसन इसी को पढ़ते आए हैं कि टीचर कोलैबोरेटिंग लर्निंग कैसे करते हैं। तो इसी को हम इंटर प्रोफेशनल लर्निंग कहेंगे, यानी कि इंटर होके अपने प्रोफेशनल लर्निंग करना। तो ड्राइवर्स फॉर इंटर चैलेंजेस फॉर इंटर प्रोफेशनल लर्निंग वर्किंग फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखे तो नहीं है कि जब मुख्तलिफ टीचर जो हैं वो मिलकर वर्क करते हैं, इंटर प्रोफेशनल लर्निंग किसको कहेंगे ना, यानी कि मुख्तलिफ टीचर्स जो हैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड से तल्लुक रखने वाले, कोई सुपरवाइजर के काम तौर पर काम करेगा, कोई मेडिटेटर के तौर पर काम करेगा, कोई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करेगा। तो इसके अलावा ओवरऑल जितनी भी हमने मेथड पढ़े थे, वो क्लासेस को ऑब्जर्व करना, यानी सारे एक क्लास में जमा हो जाते हैं, फिर पढ़ाने के तरीके को नोटिस करते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक इंटर प्रोफेशनल वर्किंग होती है, यानी कि ये जो प्रोफेशनल होते हैं वो मिलके इंटर होकर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो इसको कुछ मसाइल का सामना होता है, मसाइल यहाँ पे लिखे नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि हर बंदे का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, ठीक है, बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता है। तो हो सकता है एक बंदा उस बात को दुरुस्त ना माने, लेकिन दूसरा उसको माने, तो ओवरऑल इस चीज़ से तनाज़ात होते हैं। फिर रिस्पेक्ट का भी बड़ा इशू होता है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मेरा जो लेवल है एजुकेशन वो ज़्यादा है आपसे, तो इस बना पे बड़े तनाज़ात होते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर्स हैं फॉर इंटर प्रोफेशनल लर्निंग के वजूहात क्या हैं, क्या वजह क्या है जिसकी वजह से ये इंटर प्रोफेशनल लर्निंग होती है टीचर्स के दरमियान। तो नीड टू क्रिएट सम चेंज टू मॉडिफाई एटीट्यूड्स एंड पर्सपेक्टिव, यानी कि टीचर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के नजरियात को चेंज करने के लिए, एक दूसरे के एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए इंटर प्रोफेशनल लर्निंग करते हैं, ताकि सबको असल जो चीज़ें उससे आगाह किया जाए, उनके ओपिनियंस को चेंज किया जाए। फिर चेंज रेमेडिंग सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचिंग प्रैक्टिस बिटवीन प्रोफेशनल इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि चेंज करना है लर्निंग एनवायरनमेंट में। फर्ज करें स्कूल के लर्निंग एनवायरनमेंट माहौल ठीक नहीं, तो सारे टीचर क्या करेंगे, इंटर प्रोफेशनल लर्निंग करेंगे और एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। टू रीइंफोर्स कोलैबोरेटिंग कंपिटेंस टू सिक्योर कोलैबोरेशन, यानी कि सिक्योर कोलैबोरेशन करने के लिए, यानी कि मिलजुल के ना काम करने के लिए, इत्तेफाक क्रिएट करने के लिए भी ये इन्फोर्स की जाती है। टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, यानी जो पढ़ाने की पहले वाली पॉलिसीज हैं उनको चेंज करने के लिए, नई पॉलिसी लाने के लिए की जाती है। इसके अलावा न्यू सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी फर्ज करें पहले जो पढ़ाने की सर्विसेज हैं वो रिटर्न फॉर्म में दी जा रही है, स्कूल में दी जा रही है, फिजिकल तौर पर दी जा रही है, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि हमें ना ऑनलाइन भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को। तो ये ओवरऑल इस चीज़ को भी चेंज करने के लिए इंटर प्रोफेशनल लर्निंग की जाती है। और ओवरऑल इफेक्ट चेंज, यानी कि मुख्तलिफ
एजुकेशन की तब्दीलियाँ बनाने के लिए और तब्दीलियाँ करने के लिए, और जॉब की जो सेटिस्फेक्शन है उसको क्रिएट करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए भी की जाती है। यानी कि ओवरऑल हर टीचर जो है, यानी फ़र्ज़ करें एक टीचर को स्ट्रेस है कि मुझे पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, तो वो दूसरे टीचर से मिल के बात करेगा, मशवरे लेगा, तो उसे क्या होगा, अपनी जॉब की सेटिस्फेक्शन हासिल होगी और स्ट्रेस कम होगा। तो यानी कि ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, आपको जो अच्छे लगे आपने 4 से 5 कर लेने हैं, क्योंकि ये लॉन्ग में ये भी पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट एक पॉइंट है कि जो रूरल एरियाज़ वाले टीचर होते हैं, रूरल एरिया को हम रिमोट एरियाज़ भी कहते हैं, यानी कि जो दही इलाके, गाँव वाले टीचर्स होते हैं, उनके पास ना इकॉनमी इतनी नहीं होती, यानी कि उनके पास इतने मुआशी वसाइल नहीं होते, तो वहाँ पे स्कूल स्कूल भी गुर्बत में ही जी रहे होते हैं। स्कूल जो होते हैं, अगर स्कूल का माहौल होता है वो भी गरीबों जैसा ही होता है। तो वहाँ पे जो है ना, इंटर प्रोफेशनल लर्निंग वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि टीचर मिलजुल के काम कर सकें। तो हमारा आगे वाला टॉपिक 192 है, इसमें उसी चीज़ को लिखा गया कि चैलेंजेस ऑफ इंटर प्रोफेशनल लर्निंग और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर प्रोफेशनल लर्निंग, यानी कि इंटर प्रोफेशनल लर्निंग के असूल क्या हैं। पीछे हमने पढ़े थे, वजूहात पड़ी थी कि क्यों ये होती है, तो यहाँ हमने असूल पढ़ने हैं। तो असूल क्या, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना के लिए ये लागू की जा सकती है। फोकस ऑन द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की नीड को, ठीक है, यानी टीचर अपने आप को पढ़ाने के मेथड को इम्प्रूव करने के लिए इसे यूज़ कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट की नीड को बेहतर करने के लिए इनकवर प्रोफेशनल टू लर्न विद फ्रॉम एंड अबाउट ईच अदर, यानी एक दूसरे के बारे में जानने के लिए और एक दूसरे के पढ़ाने के जो मेथड उसको जानने के बारे में भी इसको यूज़ करता है। रिस्पेक्ट द इंटीग्रिटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच प्रोफेशन, यानी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट शो करवाने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन करने के लिए भी इसे किया जाता है। इंप्रूव पर्सनल सेटिस्फेक्शन, और यानी ऊपर वाले सारे पॉइंट है यहाँ पे दोबारा लिखे गए हैं। फिर 5 प्रिंसिपल्स, यहाँ पे इनको डिटेल्स थोड़ा लिखा है, तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट इनके शॉर्ट फॉर्म याद कर लें तो इतना आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा 193 टॉपिक है, लास्ट है, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसमें वही बातें की गई हैं कि जो इंटर प्रोफेशनल टीम वर्किंग जो होती है ये क्यों होती है और इसकी वजह क्या है। तो यानी कि वही जो ऊपर हमने पॉइंट पढ़े हैं, यही दोबारा एक और वर्डिंग में लिख दिए गए हैं कि इफेक्टिव स्कूलिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटिंग एंड कंसर्टेड इफर्ट्स फ्रॉम टीचर एफर्ट्स, यानी कि क्या करते हैं कि जो स्कूल अच्छे हैं ना, ठीक है, अच्छे जो स्कूल है, इफेक्टिव स्कूल है, वो क्या चाहते हैं टीचर से, वो चाहते हैं कि टीचर मिल के कोऑर्डिनेट करके काम करें। फर्ज करें, सॉरी, अगर फर्ज नहीं, यानी कि टीचर जो है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे तो स्कूल की जो इफेक्टिवनेस है वो भी मौसूर होगी, यानी स्कूल प्रोग्रेस करेगा। इफेक्टिव केयर रिक्वायर्स कंसर्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड, यानी इफेक्टिव केयर रिक्वायर्स कंसर्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड, यानी कि जो इफेक्टिव केयर है, स्कूल की जो केयर है, ये तभी मुमकिन हो सकती है, ये क्या रिक्वायर करती है, जब टीचर मिल के कोऑर्डिनेट अमन हो के मतवाजन हो के, ठीक है, एक दूसरे से बैलेंस रख के काम करेंगे, तभी स्कूल की इफेक्टिव केयर पॉसिबल हो सकती है। टीम वर्क कैन कंट्रीब्यूट टू जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी अगर टीम के जो वर्क है मिल के किया जाएगा, यानी कि सारे टीचर मिल के इत्तेफाक से काम करेंगे, तो हर कोई अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई होगा, दिलचस्पी के साथ अपने काम को करेगा। टीम वर्क कैन असिस्ट इन द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि जो टीम वर्क है, यानी ये इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जब होगी तो ओवरऑल हर किसी की प्रमोशन होगी, हर किसी की डेवलपमेंट होगी। तो टीम वर्क इस चीज़ को असेस करता है, यानी कि अगर आप मिलकर इंटर प्रोफेशनल लर्निंग करेंगे, इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या वर्किंग करेंगे, तो हर कोई डेवलपमेंट हासिल कर सकता है। यहाँ पे यानी कि ऊपर वाला जो हेडिंग है ना, इसको आगे आसान वर्डिंग में क्लियर करके खोला हुआ है, तो आपने वो करनी तो कर लें, लेकिन ओवरऑल ये पॉइंट आपको बस पता होना चाहिए। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस प्रोफेशनल आइडेंटिटी लाइकली रोल विद इन अ टीम एंड द आइडियाज अबाउट टीचिंग एज अ प्रोफेशनल आर टेस्टेड एंड डेवलप्ड, यानी कि एक बंदे की वंस प्रोफेशनल आइडेंटिटी, यानी हर बंदे को पता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है पढ़ाने की, मेरी शनाख्त क्या है, उसका अपना रोल क्या है उसको पता है, लेकिन अपने रोल और आइडिया को दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को टेस्ट करवाने के लिए भी हम ये करते हैं कि भाई मेरा जो ठीक है पढ़ाने का तरीका आप भी टेस्ट करके देख सकते हैं। तो द परसेप्शन ऑफ वंस वन प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड द अजम्पशंस अबाउट द प्रोफेशनल आइडेंटिटीज ऑफ अदर ग्रुप्स मे नॉट अलाइन, यानी कि क्या करना है कि जो बंदे की अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी और अजम्पशंस हैं, तो वो प्रोफेशनल जो आइडेंटिटीज जब दूसरे उसको अडॉप्ट करेंगे तो मे भी उनको ये सूटेबल ना लगे, ठीक है, मे नॉट अलाइन, यानी कि फर्ज करें एक बंदे का पढ़ाने का मेथड है कि वो टीचर्स को होमवर्क ज़्यादा देता है और क्लास में थोड़ा कम वर्क करवाता है, तो जब दूसरे टीचर इसी आइडेंटिटी इसी रोल को अपनाएंगे तो मे भी उन्हें अच्छे जो रिजल्ट है ना मिले, तो इसलिए हर किसी की आइडेंटिटी उसी को सूटेबल होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं दिस इन एक्सपेक्टेशन दैट इन प्रोफेशनल सेटिंग्स द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विल हैव द कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू जस्ट देयर ओन प्रैक्टिस, तो ओवरऑल यही कह रहे हैं कि जो ग्रुपिंग की जाती है इसमें एक दूसरे से बातचीत तो करें, ठीक है, लेकिन हर कोई अपनी जो ओन प्रैक्टिस है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करे, लेकिन मशवरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है। फिर डिफरेंस इन कैरियर स्टोरीज, तो स्टोरीज मतलब कि हर जो टीचर उसकी हिस्ट्री डिफरेंट होगी, उसके पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा, इसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, तो जब हर चीज़ डिफरेंट होगी तो जाहिर सी बात है उनके जो मेथड है वो भी एक दूसरे डिफरेंट होंगे। जब वो मिलकर कोलैबोरेटिव टीचिंग करते हैं, यानी कि मिलकर बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे के मेथड को समझने की कोशिश की जाए, और जो है
डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, रिस्पेक्ट शो करवानी चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ कि हर किसी का लेवल जो है प्रिपरेशन का, क्वालिफिकेशन का जो स्टेटस है एक दूसरे से वेरिंग होता है, डिफरेंट होता है। तो मतलब ये है कि हमने आज जो पढ़ा है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी चीज़ें थी, कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने जस्ट सुनने वाली चीज़ें हैं। तो ओवरऑल पिछला जो टॉपिक थे, लेसन थे, उन्हीं के रिलेटेड हैं। क्या टीचर का पढ़ाने का मेथड और डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये इंटर जो प्रोफेशनल लर्निंग होती है, ताकि एक दूसरे के जो पर्सपेक्टिव है टीचिंग के अकॉर्डिंग, उनको चेंज किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।